नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज 25 जनवरी 2026 की जो सुर्खियां हैं ना, वो किसी जासूसी नॉवेल के पन्नों जैसी लग रही हैं। बिल्कुल। एक तरफ मिसाइलों पर उंगलियां हैं, तो दूसरी तरफ खुफिया बंकरों की बातें हो रही हैं। हम्म। आज का हमारा मिशन इन अलग-अलग बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ना है। हम्म। ईरान में जो तनाव है, अबू धाबी में एक बैठक हुई और बांग्लादेश में जो हलचल चल रही है, इन सबको जोड़कर ये समझना है कि दुनिया की इस विशाल शतरंज की बिसात पर आखिर चल क्या रहा है। बिल्कुल सही कहा। आज की खबरों को अगर हम एक साथ देखें तो ये दुनिया का एक एक्सरे करने जैसा है। हमें साफ साफ दिखता है कि कहाँ तनाव की नसें खिंची हुई हैं, कहाँ पुराने घाव रिस रहे हैं और कहाँ दबाव सबसे ज्यादा है। ये सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है, ये उन बड़ी ताकतों का एक स्नैपशॉट है जो हमारी दुनिया को लगातार शक्ल दे रही हैं। ठीक है, तो चलिए इस पहेली का पहला और सबसे विस्फोटक टुकड़ा उठाते हैं। हम सीधे चल रहे हैं मध्य पूर्व, जहां अमेरिका और ईरान के बीच माहौल किसी भी पल फटने को तैयार है। खबरों के मुताबिक ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी आईआरजीसी के कमांडर ने दो टूक कह दिया है कि उनकी उंगली ट्रिगर पर है। और ये कोई मामूली बयान नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ बयानबाजी से कहीं ज्यादा है। जब आईआरजीसी जैसा संगठन, जो ईरान की सेना का सबसे ताकतवर और कह सकते हैं कि सबसे कट्टर हिस्सा है, जब वो ऐसा कहता है तो वो अपने दुश्मनों को और साथ ही अपने घरेलू समर्थकों को एक बहुत साफ संदेश दे रहा होता है। संदेश क्या है? संदेश ये है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम हर अंजाम के लिए तैयार हैं। और मामला यही नहीं रुकता। एक और खबर है जो इस तनाव को और भी गहरा कर देती है। हाँ। बताया जा रहा है कि अमेरिकी हमले की आशंका इतनी बढ़ गई है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई को एक सुरक्षित अंडरग्राउंड बंकर में ले जाया गया है। और ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी? हाँ। जब किसी देश का सबसे बड़ा नेता जमीन के नीचे चला जाए, तो इसका मतलब है कि जमीन के ऊपर हालात बहुत ही ज्यादा गंभीर हैं। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। अच्छा। एक तरफ ये जंगी तैयारी है और दूसरी तरफ ईरान के ही एक प्रतिनिधि का बयान आता है। और वो कहते हैं कि ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि इस्लाम में सामूहिक विनाश के हथियार हराम है, यानी पूरी तरह वर्जित। अब देखिए, एक ही समय पे दो बिल्कुल अलग अलग बातें कही जा रही हैं। मतलब यहाँ एक साथ दो खेल चल रहे हैं। बिल्कुल। एक तरफ लड़ाई की धमकी और दूसरी तरफ शांति की बातें। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? यही तो ईरान की बहुत पुरानी और आजमाई हुई कूटनीतिक चाल है। अच्छा। इसे धमकी और संवाद का खेल कहते हैं। वो एक ही समय में दो अलग अलग दर्शकों से बात कर रहे हैं। दो अलग दर्शक कौन? देखिए, आईआरजीसी का ट्रिगर पर उंगली वाला बयान उनके घरेलू कट्टरपंथियों और इजराइल जैसे क्षेत्रीय दुश्मनों के लिए है, ताकि वो कमजोर न दिखें। हाँ बिल्कुल। और परमाणु हथियार हराम है वाला बयान पश्चिमी देशों, यूरोप और संयुक्त राष्ट्र के लिए है, ताकि बातचीत और कूटनीति का दरवाजा कभी पूरी तरह बंद न हो। लेकिन क्या ये रणनीति लंबे समय तक चल सकती है? मतलब क्या आप एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में जैतून की डाल लेकर हमेशा चल सकते हैं? नहीं चल सकते। कहीं ना कहीं तो संतुलन बिगड़ने का खतरा रहता ही होगा। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा खतरा है। ये एक रस्सी पर चलने जैसा है ना? हाँ। जहाँ एक भी गलत कदम, एक भी गलत फहमी या किसी एक पक्ष द्वारा दूसरे के इरादों को गलत पढ़ लेना इस पूरे संतुलन को बिगाड़ सकता है और एक भयानक युद्ध की शुरुआत कर सकता है। तो वो बातचीत का दरवाजा खुला रखना चाहते हैं, लेकिन उस कमरे में बारूद भी भर के रख रहे हैं। समझ गया। ईरान में इस रस्सी पर चलने वाले खेल से अब हजारों मील दूर एक और संघर्ष पर आते हैं, जो सालों से एक ठंडी बर्फ में जम सा गया है। रूस यूक्रेन युद्ध। हाँ। हाल ही में अबू धाबी में अमेरिका, रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच एक बैठक हुई। ये बैठक इसलिए बहुत खास थी क्योंकि ऐसा 4 साल में पहली बार हुआ था। 4 साल में पहली बार ये बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन नतीजा सिफर। सिफर, कुछ नहीं। और नतीजा सिफर होना ही अपने आप में एक नतीजा है। मतलब ऐसा लगता है कि ये बैठक असफल होने के लिए ही की गई थी। हर पक्ष दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि देखिए, हम तो बात करने को तैयार है, लेकिन दूसरा पक्ष मान नहीं रहा। अच्छा। लेकिन इस बैठक की सबसे दिलचस्प बात इसका नतीजा नहीं बल्कि इसकी जगह है, अबू धाबी। हाँ, मैंने भी ये सोचा। मतलब ये बैठक जिनेवा, वियना या इस्तांबुल जैसी पारंपरिक जगहों पर क्यों नहीं हुई? यही तो भू राजनीति में हो रहे सबसे बड़े बदलाव का संकेत है। क्या बदलाव? यूरोप के एक संघर्ष को सुलझाने की कोशिश मध्य पूर्व में हो रही है। ये दिखाता है कि अमेरिका और यूरोप जैसे पारंपरिक मध्यस्थों का प्रभाव कम हो रहा है और यूएई, सऊदी अरब और तुर्की जैसे देश ये अब ग्लोबल पावर ब्रोकर की भूमिका में आ रहे हैं। तो पावर सेंटर शिफ्ट हो रहा है। बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि दुनिया की हर समस्या का समाधान अब पश्चिम से नहीं आएगा। और बैठक का बिना किसी नतीजे के खत्म होना वो भी साफ करता है कि कूटनीतिक तौर पर ये संघर्ष एक ऐसे गतिरोध में फंस चुका है जहां कोई भी पक्ष 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ये शक्ति के केंद्रों के बदलने की कहानी है। हाँ। और ये बदलाव सिर्फ वैश्विक स्तर पे ही नहीं हो रहा है। चलिए अब अपना ध्यान दक्षिण एशिया की ओर करते हैं, जो एक नई तरह की शतरंज की बिसात बनता जा रहा है। बिल्कुल। खासतौर पर बांग्लादेश से 2 चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं। पहली, वहां की सत्ताधारी पार्टी के एक पूर्व सांसद ने का दावा किया है
कि बांग्लादेश की राजनीति और सेना पर अब पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI का दबदबा बहुत बढ़ गया है। ये एक बहुत बड़ा आरोप है। हाँ। आजकल बांग्लादेश के इतिहास को देखते हुए, जिसने पाकिस्तान से आजादी के लिए एक खूनी लड़ाई लड़ी थी, अगर इसमें सच्चाई है तो ये इस क्षेत्र के पूरे समीकरण को बदल सकता है। लेकिन इसे अकेली खबर की तरह नहीं देखना चाहिए ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे दूसरी खबर के साथ जोड़कर देखिए। और दूसरी खबर यह है कि ठीक इसी समय बांग्लादेश में चीन के राजदूत भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास के एक इलाके का दौरा कर रहे हैं। हाँ, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। वही जिसे चिकन नेक या मुर्गी की गर्दन भी कहते हैं। जमीन की एक बहुत ही पतली सी पट्टी। हाँ, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बाकी देश से जोड़ती है। रणनीतिक तौर पर यह भारत के लिए बेहद संवेदनशील इलाका है। अब इन दोनों खबरों को एक साथ रखिए। एक तरफ पाकिस्तान का प्रभाव, देश के अंदर पाकिस्तान का बढ़ता प्रभाव, और दूसरी तरफ देश के बाहर भारत की सबसे कमजोर नब्ज के पास चीन की मौजूदगी। ये कोई संयोग नहीं लगता, बिल्कुल नहीं। ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है, जिसे स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट कहते हैं। रणनीतिक घेराबंदी। हाँ, ये भारत पर दो तरफ से दबाव बनाने की एक स्पष्ट कोशिश है। मतलब ये सिर्फ बांग्लादेश की अंदरूनी राजनीति का मामला नहीं है, बल्कि उसे एक मोहरे की तरह, बिल्कुल एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है भारत को घेरने के लिए। यह दक्षिण एशिया में भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच चल रही बड़ी त्रिकोणीय प्रतिस्पर्धा का एक जीता जागता उदाहरण है। और भारत के लिए ये क्या है? भारत के लिए यह है अपने ही पड़ोस में एक दो मुहा सामरिक सिरदर्द पैदा होने जैसा है, जो उसकी सुरक्षा के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। और जब हम सहयोगियों और समीकरणों के बदलने की बात कर ही रहे हैं, हाँ, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयानों का जिक्र करना भी जरूरी है। वो तो जैसे रोज ही दोस्ती और दुश्मनी की परिभाषाएं बदल रहे हैं। ये तो है। पहला, उन्होंने नाटो और अफगानिस्तान को लेकर अपने पुराने सख्त रवैये से यू टर्न ले लिया है। और अब ब्रिटिश सैनिकों की तारीफ कर रहे हैं, जिनकी वो पहले आलोचना करते थे। ये विदेश नीति के प्रति एक लेन देन वाला यानी ट्रांजैक्शनल दृष्टिकोण दिखाता है। ट्रांजैक्शनल मतलब? इस सोच के तहत गठबंधन और दोस्ती स्थायी या मूल्यों पर आधारित नहीं होते हैं। उनका मूल्यांकन सिर्फ इस बात पर होता है कि उनसे आज अमेरिका को क्या फायदा हो रहा है। अच्छा। अगर फायदा है तो आप दोस्त हैं, अगर नहीं तो आप एक बोझ हैं। लेकिन क्या ये हमेशा एक बुरी बात है? कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि ये तो एक मजबूत नेता का अपने देश के हितों को सबसे ऊपर रखने का तरीका है। यही आज की विदेश नीति का सबसे बड़ा सवाल है। समर्थक इसे अमेरिका फर्स्ट की यथार्थवादी नीति कहेंगे, लेकिन आलोचक कहेंगे कि इस तरह का व्यापार में तो शायद कुछ फायदा कमा ले, लेकिन उस भरोसे को खो देते हैं जो दशकों में बनता है। और जब सच में जरूरत पड़े तो शायद कोई आपके साथ खड़ा ना हो। और इसका एक और उदाहरण उनका दूसरा बयान है, जो बहुत सीधा और सख्त है। कनाडा वाला। हाँ, उन्होंने कनाडा को खुली चेतावनी दी है कि अगर उसने चीन के साथ कोई बड़ी ट्रेड डील की तो अमेरिका कनाडा से आने वाले सामान पर 100% तक टैरिफ लगा सकता है। ये तो बहुत कठोर भाषा है। एक पड़ोसी और सबसे पुराने सहयोगियों में से एक के लिए। हाँ, ये आर्थिक शक्ति को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का क्लासिक उदाहरण है। यहाँ अमेरिका कनाडा से साफ साफ कह रहा है कि तुम्हारी विदेश और व्यापार नीति हमारे हितों के हिसाब से चलेगी, वरना आर्थिक परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। बिल्कुल। ये दिखाता है कि आज की दुनिया में गठबंधनों की डोर कितनी नाजुक हो गई है और व्यापार युद्ध ही असली युद्ध का मैदान बन गया है। ठीक है, अब तक हमने सिर्फ सत्ता, संघर्ष और रणनीतियों की बात की है। ये सब बहुत बड़े स्तर की चीजें हैं, लेकिन चलिए अब उन खबरों पर आते हैं जिनका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। हाँ, ये जरूरी है। और यहाँ एक बहुत ही अच्छी एक सकारात्मक खबर है। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने 900 से ज्यादा भारतीय कैदियों को रिहा करने का फैसला किया है। यह सद्भावना का एक बहुत ही शक्तिशाली कूटनीतिक संकेत है। कैसे? हम अक्सर देशों के बीच तेल, हथियार और व्यापार के सौदों की बात करते हैं, है ना? हाँ। लेकिन ये कदम दिखाता है कि भारत और UAE के बीच रिश्ते अब कितने गहरे और बहुआयामी हो चुके हैं। यह सिर्फ सरकारों का नहीं, बल्कि लोगों का रिश्ता भी बन रहा है। इसे सॉफ्ट पावर कहते हैं। सॉफ्ट पावर? हाँ, जहां आप बिना किसी दबाव या धमकी के एक अच्छे काम से दूसरे देश और उसके लोगों का दिल जीत लेते हैं। तो ये एक रणनीतिक कदम है, लेकिन इसका चेहरा बहुत मानवीय है। बिल्कुल। 900 से ज्यादा परिवारों के लिए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। सबसे अच्छी रणनीति वो होती है जिसमें इंसानियत की झलक हो। ये एक ऐसा कदम है जिसे भारत में सालों तक याद रखा जाएगा और यह दोनों देशों के बीच भरोसे की एक मजबूत नींव तैयार करेगा। और इस मानवीय खबर से हम एक बिल्कुल विपरीत खबर पर चलते हैं। अच्छा? जो प्रकृति की ताकत और उसके सामने इंसान की बेबसी को दिखाती है। अमेरिका इस वक्त एक भयानक बर्फीले तूफान की चपेट में है। आंकड़े डरावने हैं। मैंने सुना 9,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। लाखों लोग बिना बिजली के कड़ाके की ठंड में रहने को मजबूर हैं और कई राज्यों में इमरजेंसी लगा दी गई है। ये इस बात की एक बहुत जरूरी याद दिलाता है कि हर संकट भू राजनीतिक नहीं होता। सही बात है। आप दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति हो सकते हैं, आपके पास सबसे आधुनिक सेना हो सकती है, लेकिन एक मौसम का मिजाज आपको घुटनों पर ला सकता है।
ये किसी भी सरकार का पूरा ध्यान और सारे संसाधन अंतर्राष्ट्रीय मामलों से खींचकर घरेलू संकट पर केंद्रित कर देता है। ये एक तरह का ग्रेट इक्वलाइजर है ना? हाँ, बिल्कुल सही शब्द है। तूफान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्हाइट हाउस में कौन बैठा है या ईरान के साथ तनाव कितना है। एकदम सही। ये हमें याद दिलाता है कि बड़ी बड़ी भू राजनीतिक योजनाओं के बावजूद हम सब आखिरकार प्रकृति पर ही निर्भर हैं। और जलवायु परिवर्तन के इस दौर में इस तरह की चरम मौसमी घटनाएं अब सिर्फ अपवाद नहीं बल्कि एक नई हकीकत बनती जा रही हैं। हाँ, एक नई हकीकत जो हर देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक चुनौती है। और इन सब भारी भरकम तनावपूर्ण खबरों के बीच एक छोटी सी सामान्य सी खबर भी है। अच्छा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज एक T20 क्रिकेट मैच हो रहा है। हाँ, शायद ही इस बात का प्रतीक है कि धमकियों, बैठकों और तूफानों के बावजूद दुनिया में खेल और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए हमेशा जगह बनी रहती है। हाँ, ये भी जरूरी है। कम से कम एक मैदान तो है जहाँ लड़ाई सिर्फ चौकों छक्कों की होती है। हाँ, शायद यही संतुलन है, दुनिया चलती रहती है। तो इन सब का क्या मतलब है? आज की इन सारी खबरों को एक साथ देखने पर हमें एक ऐसी दुनिया की तस्वीर मिलती है जो हर कोने से तनाव में है। हाँ, तनाव तो है। अमेरिका, ईरान और रूस यूक्रेन जैसे बड़े टकराव हैं। दक्षिण एशिया से लेकर उत्तरी अमेरिका तक रणनीतिक समीकरण और पुरानी दोस्तियां रोज बदल रही हैं। और इन सब के बीच इंसानियत की छोटी जीत और प्रकृति की बड़ी चेतावनी भी मौजूद है। तो आज की चर्चा का सार क्या है? आज की चर्चा का सार यही है कि आज की दुनिया में कुछ भी अलग थलग नहीं है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। कैसे? तेहरान में एक कमांडर के शब्द न्यूयॉर्क के तेल बाजार में हलचल मचा सकते हैं। अबू धाबी में एक नाकाम बैठक बंगाल की खाड़ी में चीन के इरादों को मजबूत कर सकती है। ये एक जटिल वैश्विक जाल है और हम सब इसके धागे हैं। तो आज हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। आज के स्रोत हमें दो तरह की ताकत दिखाते हैं। एक है जोरदार, शोर मचाने वाली ताकत, नेताओं की धमकियां, सैन्य घोषणाएं, व्यापारिक चेतावनियां। और दूसरी है खामोश लेकिन शक्तिशाली ताकत। जैसे एक बर्फीला तूफान जो एक पूरे देश को रोक देता है, या एक कूटनीतिक फैसला जो चुपचाप 900 लोगों को आज़ादी दिला देता है। तो सोचने वाली बात यह है कि इतिहास के पन्नों पर किसका प्रभाव ज्यादा स्थायी होता है, सत्ता की इन जोरदार घोषणाओं का या प्रकृति और मानवता की इन खामोश शक्तियों का।